था। नसीराबाद की जब क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी? 28 मई 1857 को नसीराबाद की क्रांति हुई थी। और वो जो बटालियन थी नसीराबाद की, उसी ने वो विद्रोह किया था। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विरोध चालू किया अंग्रेजों का, और वहीं से वो विद्रोह की शुरुआत राजस्थान में चिंगारी जल चुकी थी। वैसे राजस्थान में चिंगारी कैसे उठी, इसके पहले अपन ने देखा कि कैसे मंगल पांडे ने शुरुआत में विद्रोह करना शुरू किया था, और मंगल पांडे के बाद वो धीरे धीरे आग मेरठ तक पहुंची। मेरठ की छावनी के बाद वो आग अजमेर और नसीराबाद तक भी पहुंच गई, और यहीं से फिर राजस्थान में इस 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है ना। अब लिखिए आप नीमच की, है ना। पहले कहाँ हुई? राजस्थान में 6 छावनियां थी, जिसमें खैरवाड़ा और ब्यावर में कोई भी क्रांति नहीं हुई थी। बची कुची चारों जो छावनियां थी उनमें क्रांति हुई थी। छावनियों का मतलब आप लोग अच्छे से समझते ही हो। क्या होता है देखो छावनियों का मतलब? बटालियन है ना, आर्मी की जो बटालियन होते हैं उनको अपन छावनी बोलते हैं या यूनिट्स बोलते हैं ना, एक तरीके से। तो अब लिखो नीमच। नीमच की क्रांति ये स्टार्ट हुई थी इसकी 3 जून 1857। ये डेट बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, है ना। नीमच में क्रांति शुरुआत कब हुई थी? 3 जून 1857 में। जो यहाँ के फौजी भाई थे या जो भी आर्मी के लोग थे, उन्होंने यहाँ पर भी जैसे नसीराबाद में हुआ सेम तरीके से यहाँ पर भी विद्रोह शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो विद्रोह की शुरुआत की थी वो की थी मोहम्मद अली बेग ने। किसने की थी? मोहम्मद अली बेग ने यहाँ पर शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। जनरली क्या हुआ था, जब जैसे ही अब वो प्रोसेस बढ़ ही चुका था, अब सब जगह पूरे देश में ये चीजें शुरुआत हो चुकी थी कि कहीं कहीं सेना विद्रोह कर रही है, या आर्मी या भारत के लोग जो आम जनता है वो विद्रोह पे उतारू है। तो अब उसी संदर्भ में अंग्रेज क्या कर रहे थे? शपथ दिला रहे थे। तो सेम उन्होंने क्या किया, नीमच में जो वहां के सैनिक होते तो उनसे शपथ के लिए बोला कि आप शपथ लो, या आप देश की रक्षा के लिए लड़ोगे, या देश के लिए जैसे शपथ लेते हैं वो तो अपने हिसाब से शपथ लेवाएंगे भाई, तुम अंग्रेजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, उस तरह की इनसे शपथ लेवा रहे थे। लेकिन इन्होंने सब शपथ नहीं ली और विरोध कर दिया, है ना। किसने? मोहम्मद अली बेग ने। और जो इनको शपथ लेवा रहे थे वो थे कर्नल बेग। कौन थे वो? कर्नल बेग। जो इनकी बटालियन थी, कर्नल बेग ने कहा कि आप सब लोग जो भारतीय हैं, जो सब लोग क्या शपथ लेंगे कि इनकी रक्षा के लिए अंग्रेजों की, और कि आप विद्रोह नहीं करेंगे, इस तरह की शपथ थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया और वो शपथ नहीं ली। और उसका बिल्कुल किसने बताया, नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने इस बात का बीड़ा उठाया। बाद में जब इस क्रांति हुई जो आगे बढ़ी, तो इसका नेतृत्व इसको किया हरि सिंह ने। किसने किया? हरि सिंह ने नेतृत्व किया। वफादारी की शपथ किसने नहीं ली? मोहम्मद अली बेग ने वफादारी की शपथ नहीं ली, और इससे यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हुई। कब हुई? 3 जून को। और यहीं से विद्रोह की शुरुआत होते हुए अब सबका एक क्या था, धीरे धीरे शुरुआत तौर पर एक ही चीज चलती थी कि पहले विद्रोही करते थे, अंग्रेज अधिकारी आ गए, कोई और सामने आ गया, उनको मार दिया, और मार के फिर क्या करते थे? दिल्ली की तरफ चल देते थे। तो नीमच में जो ये पूरी घटना घटित हुई सेम नसीराबाद की उस पर, और ये घटना घटित होते हुए अब ये नसीराबाद से पहुंच जाते हैं देवली, है ना। देवली भी तो अब इन्होंने क्या किया, वो छावनी टारगेट की, क्योंकि छावनियों पर ये विद्रोह हो रहा था, छावनियों में इनको टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो अब सही छावनी थी राजस्थान में, है ना। दो में हो चुका था, नसीराबाद और नीमच, और नीमच के बाद ये कहा पहुंच जाते हैं? देवली पहुंच जाते हैं, और 5 जून को देवली में भी विद्रोह कर देते हैं। कब? 5 जून को कहां पे विद्रोह कर देते हैं? देवली में भी क्रांति की शुरुआत हो जाती है ना। नसीराबाद से देवली पहुंचे, और देवली से फिर ये वापस कोटा होते हुए दिल्ली की तरफ पहुंच जाते हैं।
खोटा होते हुए कहाँ चले जाते हैं, ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। अब इसमें इस पूरी घटना में जो नीमच में सबसे जो ज्यादा हुआ था, मेन कांड हुआ था, इसमें इन्होंने लगभग जितने भी जिनके हाथ बढ़े अंग्रेज अधिकारी, औरत, बच्चे, सबको जो उस समय सामने आए उनको गोली मार दी। पर उसमें से 40 अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी बच के निकल गए। कितने? 40। 40 अंग्रेज यहाँ से बच के निकल गए, और यहाँ से बच के निकलते तरफ जंगलों में, पहाड़ों में वो भटक गए, क्योंकि उनको तो उस समय जान पा रही थी, और जान पा रही हो तो कोई आदमी कोई किधर भी भटक जाता है। अब ऐसे इनके कोई कर्म नहीं कि आम जनता से कोई कनेक्शन हो या किसी से सहायता ले सके तुरंत। वहां तो सब फौजी थे, और फौजियों के सामने जो भी आया उसको छड़ा दिया थे। तो ये कैसे न कैसे करके 40 अंग्रेज, औरत, बच्चे, अधिकारी, जिसमें 17 के लोग शामिल थे, वहां से नीमच से उस क्रांति से बचकर निकल जाते हैं, और कहां पर? जंगल में भटक जाते हैं। और ये यहाँ से भटकते भटकते हुए चारों तरफ भटकते रहते हैं, लेकिन एक किसान था, रूगाराम, इसके पास जाकर ये शरण लेते हैं। इनको थोड़े कुछ दिनों के लिए शरण दे देते हैं, लेकिन पीछे से भी किनके आक्रमण हो जाता है? वही कि कुछ उनको पता ही था भाई, कुछ लोग बच के निकल गए, तो पीछे जैसे ही फौजी भी इधर की तरफ आते हैं, तब तक उदयपुर से सहायता प्राप्त हो जाती है। उदयपुर के राजा इनको सहायता प्रदान कर देते हैं, और इन्हें जग मंदिर के महलों में फिर ठहराया जाता है क्रांति के समय। कहां पर? जग मंदिर के महलों में। जग मंदिर के महल उदयपुर में पिछोला झील के बीचों बीच बने हुए हैं। बहुत ही आलीशान, आज तरह के अपन देखें तो एक तरीके से 5 स्टार होटल है, जो राजस्थान की टॉप मोस्ट जो महंगी होटलों में उनमें से ये है। पिछोला झील का जो दृश्य, ये जगमंदिर के महल जो बने हुए हैं, वो अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा है उस समय। यदि राजस्थान में कहीं घूमने की सच में जगह है तो वो उदयपुर है। और उदयपुर में जब इन लेक्स, पिछोला झील, फतेह सागर, इन जब को देखते हैं तो एक अलग ही वहां की जो दृश्य है वो अलग ही बनता है। तो जो जग मंदिर बने हुए, वैसे अभी इतनी याद रखो कि पिछोला झील में के बीचों बीच ये जग मंदिर बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर इनको फिर अधिकारियों को, उदयपुर के राजा इनको वहां पर ठहराते हैं। और इधर जो भी क्रांतिकारी थे वो नीमच से देवली पहुंचे, देवली से कोटा, से कोटा से दिल्ली, वो आगे जाकर सेना में शामिल हो गए, जो वहां पर विद्रोह के लिए जो भी सेना इकट्ठी हो रही थी। बस इतना सही ही है। अभी अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें फिर से आएंगी, और फिर से मैं आपको इसमें एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। अभी जितना मोटा मोटा समझाया अपन ने, और कुछ पॉइंट टू पॉइंट लाइनें लिखेंगे, तो धीरे धीरे ये चीजें अपने और क्लियर होती जाएंगी। 3 जून 1857 को नीमच में भी विद्रोह का बिगुल बज जाता है। कब? 3 जून 1857 को यहाँ पर भी विद्रोह हो जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? मोहम्मद अली बेग ने, कौन? मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट के लिए वफादारी की शपथ नहीं ली। भाई धीरे क्रांति तो सब जगह चल ही रही थी,
और वो माहौल भी बना हुआ था। और आप जो देखते हो ना, जब किसी आंदोलन शुरुआत होता है और बस उसकी हल्की सी झलक ही चाहिए और जनता को बस थोड़ा सा मौका मिल जाए, तो उस छोटी सी चिंगारी उस चीज को आगे बढ़ा देती है। नॉर्मल थी सिचुएशन, ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मोहम्मद अली बेग जो कर्नल एबोट थे, वो सब जितने भी सिपाही थे उस समय पे ये विद्रोह हो रहे थे, तो उसकी सेनाओं को, भारत के सैनिकों को शपथ दिलाई जा रही थी अंग्रेजों के प्रति वफादारी की। और वही शपथ किसको ने नहीं ली? मोहम्मद अली बेग ने उस शपथ को लेने से मना कर दिया, कर्नल एबोट को, और वहीं से इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है। हरि सिंह के नेतृत्व में ये क्रांति होती है। नीमच में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई? हरि सिंह के नेतृत्व में, है ना। वफादारी की शपथ किसने लेने से मना किया? मोहम्मद अली बेग ने। जब एक ने मना कर दिया तो सब मना करेंगे। जैसे इसने मना किया तो तुरंत इसको क्या किया कि इसको तोप से उड़ाने की कोशिश की गई। जैसे इसको तोप से उड़ाने की कोशिश की गई, फिर वही सारे सैनिक एक हो गए और जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उनको टूट पड़े और उनको लूट मार के वो जो बच सके थे वो बच गए, जो छण सके थे वो छण गए। अब उसी समय कुछ जगह क्या थे, जो सामंत थे वो कहीं न कहीं सबसे ज्यादा जो प्रकोप में दबे हुए थे वो जागीरदार और सामंत थे। वो राजा का टाइम हुआ था जब राजा से भी सम्मान मिलता था और राजा के लिए वो कार्य करते थे, एक तरीके से उनकी स्वतंत्र सत्ता के रूप में कार्य करते थे, स्वतंत्र सत्ता थी खुद के क्षेत्र में। तो अब वो चीजें उनकी नहीं रही, वो दबे हुए सबसे ज्यादा जो जागीरदार और सामंत थे। तो सबसे ज्यादा जनता के साथ साथ जो विरोध की भावना भरी हुई थी वो जागीरदारों और सामंतों ने भी भरी हुई थी। तो जितने भी विद्रोही हुए, राजाओं ने तो किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। राजाओं ने किनका साथ दिया? ज्यादातर अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन जो सामंत थे बहुत सारे, जिन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था, क्योंकि उनकी जब चलता बंद हो गई थी, वो एक तरीके से उनकी बिल्कुल वैल्यू खत्म हो गई थी। तो इस तरीके से थोड़े बहुत सामंतों ने किनका साथ दिया था? विद्रोहियों का, सैनिकों का साथ दिया था, है ना। अब अपने सैनिक तब इनको साथ जो सहयोग दिया, शाहपुरा। शाहपुरा एक छोटी सी रियासत थी, उसने इनको क्या दिया? सहयोग। जो वहां के जागीरदार थे वहां इनका सहयोग दिया। शाहपुरा के राजा ने विद्रोहियों को सहयोग प्रदान किया, सहयोग दिया, है ना। भाई उनको सहयोग किस रूप में? साथ लड़ने तो नहीं आए थे, लेकिन रसद की आवश्यकता हो, खाने पीने की आवश्यकता हो, रुपए पैसे की आवश्यकता हो, हथियारों की आवश्यकता हो, जो किसने उपलब्ध कराई उस समय? नीमच में शाहपुरा के राजा ने उनको सपोर्ट किया था, एक तरीके से मदद की थी, है ना। सोनू, आज सानिया भी नहीं आई ना? नो सर। अच्छा, लिख लिया हो तो बता देना, और कुछ समझ नहीं आया तो अभी पूछ लेना। सोनू, समझ आ गया? हाँ। शपथ ऐसी लिखती है क्या? 3 जून 1857 को नीमच में भी विद्रोह का बिगुल बज गया और मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट के लिए किसकी शपथ नहीं ली? वफादारी की शपथ नहीं ली। ये कौन दिलवा रहे थे? अंग्रेज जो अधिकारी थे वो भारतीय सैनिकों से ये शपथ दिला रहे थे कि वो अंग्रेजों के
के लिए वफादारी के रूप में काम करेंगे। लेकिन किसने नहीं ली? मोहम्मद अली बेग ने। और यहीं से इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है। बाद में इस क्रांति का नेतृत्व, नीमच की क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं? हरि सिंह इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं और शाहपुरा के राजा भी इनको सहयोग करते हैं। उसके अलावा जो निम्माहेड़ा चित्तौड़ में भी विद्रोहियों का स्वागत किया जाता है, वहां से भी इनको सहयोग प्राप्त होता है। लिख लिया सर। है ना। उसके बाद एक लाइन लिख लीजिए, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में इनका स्वागत किया जाता है, इनका विद्रोहियों का। है ना। और उसके बाद होती है कहाँ की? देवली। है ना। देवली में कब पहुंच जाते हैं? 5 जून को ये देवली पहुंच जाते हैं। 5 जून को इनमें से क्रांतिकारी कहाँ पहुंच जाते हैं? देवली पहुंच जाते हैं। 5 जून 1857 को देवली के क्रांतिकारी भी इनसे मिल जाते हैं। है ना। ये नीमच के क्रांतिकारी देवली होते हुए निकल रहे थे और तब देवली के भी सैनिकों ने, विद्रोहियों ने विद्रोह कर देते हैं और नीमच के क्रांतिकारियों से मिल जाते हैं। ना। तो 5 जून को कहाँ हो जाती है? देवली में हो जाती है। 3 जून को कहाँ होती है? नीमच में होती है। तथा यहां से क्रांतिकारी टोंक कोटा होते हुए क्योंकि जितने भी जो एक संदेश सब जनता में जा रहा था वो ये था कि बहादुर शाह को ही राजा बनाना है। तो जितने भी क्रांतिकारी थे सब जगह पे विद्रोह करते, उनका अंतिम ये था कि सबको कहाँ इकट्ठा होना है? दिल्ली में इकट्ठा होना है। ना। तो टोंक कोटा होते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं। है ना। 5 जून को देवली में होती है और क्रांतिकारी भी इनसे मिल जाते हैं और उसके बाद ये सब क्रांतिकारी मिलकर टोंक कोटा होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं।
नीमच से भागे 40 अंग्रेज धूमला गांव धूमला चित्तौड़ में रूगाराम के पास शरण ले लेते हैं। क्रांतिकारियों ने यहाँ भी इनका पीछा किया था, है ना, लेकिन तब तक ये शरण ले तब तक जब क्रांतिकारी पहुंचते हैं तभी वहां से दूसरी तरफ अंग्रेज के इनको बचाने के लिए जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल सॉबर्स भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कौन? कर्नल सॉबर्स भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, है ना। और सॉबर्स फिर इन्हें उदयपुर के राणा के पास भेज देते हैं। उदयपुर के महाराणा इन्हें जगमंदिर के महलों में रखते हैं। चित्तौड़ में रूगाराम के पास शरण तो ले लेते हैं, लेकिन क्रांतिकारी इनका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं और वहां से इनको कर्नल सॉबर्स इनको निकालकर कहाँ भेज देंगे? उदयपुर में भेज देंगे। किसके पास? महाराणा के पास में भेज देंगे, है ना। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट इन्हें वहां से निकालकर उदयपुर के महाराणा के पास सुरक्षा के लिए भेज देते हैं। राणा इन्हें जोगबंदर महल जोगबंदर महल कहाँ पे? पिछोला झील के बीच में। जोगबंदर महल में इनके रुकने की व्यवस्था करते हैं। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट इन्हें वहां से निकाल कर उदयपुर के राणा के पास सुरक्षा के लिए भेज देते हैं, है ना। जहां पर इन्हें राणा जगबंदर के महलों में इनको निवास की इनके ठहरने की व्यवस्था करते हैं। और जगबंदर महल कहाँ है? पिछोला झील के बीच में बने हुए हैं। सोनू समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लेना।
नहीं सर, समझ में आ रहा है। वैसा कुछ ऐसा है नहीं, वैसे समझने को सीधी सीधी कहानी है। विद्रोही करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जो साथ में उनको लपेटते जाएंगे। फिर लिखो एरनपुरा की क्रांति। ये हुई थी 21 अगस्त 1857। यहाँ पर जो क्रांति हुई थी वो हुई थी तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोती खां के द्वारा, है ना। शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलकराम के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई, क्रांति की शुरुआत की गई। और अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हॉल का विद्रोह करते हुए कैप्टन हॉल के खिलाफ ही इन्होंने बिगुल बजाया और कैप्टन हॉल की हत्या भी कर दी थी। और इस क्रांति में बंगाल के सैनिकों ने भी भाग लिया। कहाँ के सैनिकों ने? बंगाल के सैनिकों ने भी भाग लिया। और इसलिए इसको पूर्वीय क्रांति भी कहा गया। जो बंगाल की तरह भारत के ईस्ट में है। और जैसे यदि ईस्ट से जो पूर्व से जो हवाएं चलती हैं, जो अपन कहते हैं पूर्व की हवाएं चल रही हैं, पूर्वी से जो हवाएं आ रही हैं, है ना, तो इसलिए इसे पूर्वीय की क्रांति भी कहा गया। अब यहाँ पर क्रांतिकारियों ने जब शुरुआत कर दी क्रांति का, बिगुल बजा दिया, जिनमें बंगाल के क्रांतिकारियों ने भी भाग लिया। और फिर यहाँ से वही होते यहाँ विद्रोह करते हैं जो अंग्रेज अधिकारी हैं, उनको लूट मार करते हुए, और यहाँ से किधर चल देते हैं, किधर चल देते हैं, दिल्ली की तरफ। लेकिन ये अब दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले जो इनकी सेना है, जैसे ये एरनपुरा से निकलते हैं और वहीं पर एक आउवा ठिकाना था, और वहां के जागीरदार थे कुशाल सिंह चंपावत। वहां के आउवा के जागीरदार के क्या नाम था? कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम था? भाई तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोती खाने खान क्रांति की एरनपुरा में। और एरनपुरा में वो विद्रोह करते हुए, अपने सैनिकों को साथ लेते हुए, लूटमार करते हुए दिल्ली की तरफ, ये भी दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने के लिए सोचा। लेकिन इनको रास्ते में कौन मिल जाता है? आउवा के कुशाल सिंह चंपावत। और कुशाल सिंह चंपावत जब इनसे मुलाकात होती है और बहुत सारे सैनिक जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो कुशाल सिंह चंपावत खुद की सेना को भी, खुद के साथ जो घुड़सवार थे उनको भी इनके साथ कर देता है, और खुद उसका सेनापति, सेना नायक बन जाता है। और कुशाल सिंह चंपावत एक तरीके से उस पूरी जो कोई लीडर नहीं था नेतृत्व के तौर पर, उसको पूरा नेतृत्व करने के लिए यहाँ भर लेते हैं। और कुशाल सिंह चंपावत फिर यहाँ से आकर कई सारे युद्ध लड़ते हैं। और सबसे ज्यादा जो राजस्थान में परेशान किया वो कुशाल सिंह चंपावत ने किया। अपन देखेंगे उन्होंने लगभग 2 युद्ध डायरेक्टली लगे, एक युद्ध इनडायरेक्टली हुआ, और 2 युद्धों में न केवल युद्ध लड़े बल्कि अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उन्हें पीछे की तरफ धकेला। उन्हें बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है। किससे? कुशाल सिंह चंपावत से। वो पूरी सेना अब किसके अधीन आ जाती है? कुशाल सिंह चंपावत से। ये तो विद्रोह करते हुए सब इन्होंने विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों को मार मूर कर, और वे किधर किधर बंगाल के भी सैनिक थे, सब मिल मिला के एक बहुत बड़ी सेना किधर की तरफ कूच कर चुकी थी। लोग 5,000 सैनिक ये हो चुके थे, और किधर कूच कर चुकी थी? दिल्ली की तरफ जा रही थी। लेकिन रास्ते में कौन मिल जाते हैं? कुशाल सिंह चंपावत। ये कौन थे? ये आउवा के एक ठिकाना है, जैसे जागीरदार होते हैं ना, सामंत होते हैं, तो उस तरह के ये आउवा के जमींदार थे, जागीरदार थे।
या सामंत कह सकते हैं वहां के। और जब ये आते ये भी भरे हुए थे अंग्रेजों के प्रति, तो इनको भी जैसा मौका मिलता है तो ये भी उसमें सहयोग करने के लिए कोशिश करते हैं, और सहयोग के रूप में जितने भी फौजी हैं इनको अपना नेता मान लेते हैं, और इन्हें पूरे सिपाही अपने नेतृत्व की कमान कुशाल सिंह चंपावत को देते हैं, जिसमें बहुत भयंकर तरीके से अंग्रेजों को परेशान करते हैं, उनसे लगातार युद्धों को हराते हैं, और लास्ट में फिर वो बच भी निकलते हैं। खैर अभी अपन पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, इनकी कहानी पर, कुशाल सिंह चंपावत की कहानी पर बाद में आएंगे। अभी इतना याद रखो कि एर्वनपुरा में इन 3 लोगों ने, तिलकराम, शीतल प्रसाद और मोती खां ने क्या की, क्रांति की, और कैप्टन हॉल के आदेश को मानने से मना कर दिया, है ना। और वहां से वो अंग्रेजों को लूट मार करते हुए, और साथ में इनका साथ किसने दिया, बंगाल के सैनिकों ने भी साथ दिया, इसलिए इसे क्या कहा गया, इसलिए इसे पूर्वीय की क्रांति कहा गया। क्या कहा गया, पूर्वीय की क्रांति कहा गया। और सब सैनिक निकलते हुए किधर की तरफ निकलते हैं, दिल्ली की तरफ। लेकिन रास्ते में कौन मिल जाते हैं, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत सिंह की मुलाकात होती है, और कुशाल सिंह चंपावत इस पूरी सेना का नेतृत्व करना स्वीकार कर लेते हैं, है ना। अभी अपन को इतना सही याद रखना है ना। फिर कुशाल सिंह चंपावत पे आगे आएंगे। कब हुई, एरनपुरा में, नीमच में, देखो नसीराबाद में कब हुई थी, पन्ना नहीं पलटेगा पता, मैं नसीराबाद की बात कर रहा हूँ। कब, पलट के देख, ऐसे नहीं आता गैर, देवली और एरनपुरा, है ना। नसीराबाद में 28 मई को शुरुआत हो जाती है, नीमच में 3 जून, देवली में 5 जून, और एरनपुरा में 21 अगस्त, है ना। इस तरह से लगातार क्रांतिकारी की शुरुआत होती जाती है, क्रांतिकारी आगे बढ़ते जाते हैं ना। वो लड़ लड़ा के सब किधर की तरफ पहुंच रहे थे, उनका आगे जैसे ही वो हमला करते, लूट मार करते, किधर की तरफ निकल जाते, दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं ना। सेम इनका भी हुआ है ना। तो ये अब लिख लीजिए, एरनपुरा की क्रांति कब, 21 अगस्त 1857 को। यहाँ पर यहाँ पर क्रांति, तिलकराम, शीतल प्रसाद, तिलकराम, शीतल प्रसाद तथा मोती खां के द्वारा की गई। इन्होंने कर्नल एबॉट के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। सॉरी, कर्नल एबॉट नहीं, कैप्टन हॉल। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हॉल के आदेशों को मानने से मना कर दिया। यहाँ पर क्रांति, तिलकराम, शीतल प्रसाद तथा मोती खां के द्वारा ये क्रांति की बिगुल बजाया गया, वहां पर एरनपुरा में। और इन्होंने कैप्टन हॉल के आदेशों को मानने से मना कर दिया। इसमें बंगाल के सैनिकों ने भी भाग लिया।
इसलिए इसे पूर्वी की क्रांति भी कहा गया। भाई बंगाल किधर है? पूरब में है ना, तो पूरब से हवा चलती है तो क्या चलते हैं? पूर्वीय, है ना, पूर्वाई चल रही है, तो ऐसे इसे भी क्या कहा? पूर्वीय की क्रांति कहा गया। है ना, इसमें बंगाल के सैनिकों ने भी भाग लिया तथा इसलिए क्या पूर्वी की क्रांति कहा गया। और एरनपुरा से अब किधर की तरफ निकल गए, है ना, किधर की तरफ निकलेंगे अभी? दिल्ली की तरफ। एरनपुरा वैसे कहाँ पे? पाली में, है ना, कहाँ पे? पाली में। और यहाँ से किधर की तरफ निकल चुके हैं अभी? दिल्ली की तरफ, है ना। जब दिल्ली की तरफ निकल रहे थे तो इन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये किस क्रांतिकारी ने या किस रियासत में या किस जगह ये नारा दिया गया था या किस छावनी में? तो ये कहाँ दिया था? एरनपुरा की छावनी में, एरनपुरा के विद्रोह में ये नारा दिया गया। तिलक राम, शीतल प्रसाद तथा मोती खां, इन क्रांतिकारियों ने नारा दिया, क्या दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किस छावनी में दिया गया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एरनपुरा की छावनी में ये नारा दिया गया। उसके बाद खैरवा नामक स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत इनसे मिलते हैं और इन्हें अपने आउवा में ले जाते हैं और इनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। खैरवा नामक स्थान पर आउवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत इनसे मिलते हैं और इन्हें अपने साथ ले जाते हैं, मतलब इन्हें कौन है? सैनिकों को अपने साथ ले जाते हैं। तथा इनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं, है ना। जो भी सेना थी उसको अपने साथ ले गए और खुद की सेना भी मिला ली और उससे एक पूरी मजबूत सेना किसकी बन गई? कुशाल सिंह चंपावत की। इस तरीके से एक मजबूत सेना बन जाती है अंग्रेजों के विरोध के लिए। ये तो कहाँ जा रहे थे? एरनपुरा से दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि मेरे बीच में कौन मिल गया? कुशाल सिंह चंपावत। ये मेवाड़ घराना का, मेवाड़ राज्य का एक मजबूत सामंत था, तो निश्चित रूप से सिपाहियों को भी इस पर भरोसा था और सैनिक इसका नेतृत्व स्वीकार करना थोड़ा आसानी रही। तो एक तरीके से भाई किसी भी सेना को यदि लड़ाई करनी है तो उसका नेतृत्व एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। इससे पहले जितने भी जो सैनिक थे वो जा रहे थे, उनको खास सफलता नहीं मिल रही थी, वो दिल्ली पहुंच रहे
थे। लेकिन कुशाल सिंह चंपावत जब इनका नेतृत्व करते हैं तो इनको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। लगातार ये दो बड़ी बड़ी युद्ध में अंग्रेजों को पीछे धकेल देते हैं तथा इनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। कुशाल सिंह चंपावत इनको अपने साथ ले जाते हैं और साथ में ले जाकर इनको कहते हैं भाई अब लड़ेंगे हम मजबूत तरीके से, और इनका नेतृत्व स्वीकार करते हुए इनको और मजबूत तरीके से आग लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और भी जो इनके आसपास, कुशाल सिंह चंपावत ऐसा ही नहीं, और भी जो इनके आसपास जो छोटे मोटे जागीरदार थे तो उनको भी सबको अपने साथ ले लेते हैं। और बहुत बड़े बड़े जागीरदार जैसे जो सलूम्बर और कोठरिया, उस समय उदयपुर के सबसे बड़े जो जागीरदार थे, सामंत थे, उन्होंने भी इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता है उनसे भी। तो एक तरीके से मजबूत संगठन बना लेते हैं और अंग्रेजों को बहुत ज्यादा तकलीफ कुशाल सिंह चंपावत से होने वाली है। लिख लिए तो बता देना। लिख लिया सर। लिख लिया? हाँ अरे वाह, सर, ये स्क्रीन बार बार भी हो रही है। स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, हाँ स्क्रीन में मुझे भी लग रहा है प्रॉब्लम है। एक सेकंड वेट करो। सही हो गई? हाँ तो इस तरह पूर्वी की क्रांति कहा गया, बंगाल के सैनिकों ने भाग लिया और कुशाल सिंह चंपावत का इनको सपोर्ट मिल जाता है ना। और कुशाल सिंह चंपावत इन्हें कहाँ लेकर चले जाते हैं? आहुआ ले जाते हैं और इनका क्या नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। सोनू नहीं लिखा हो तो आप बीच में बोल दिया करो, या कुछ पूछना हो तो सॉरी अन्नू, आप पूछना हो या बोल दिया करो। लिखो नहीं तो टोक दिया करो। कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो भी टोक दिया करो। चलो कोमल और वो तो चलो आज वैलिड तरीके से गई हैं, उनको तो बता दिए, कोमल नहीं ले रही। और वो पर सानिया ने तो बताया भी नहीं। क्या पता सर, क्या? क्या पता हमें। अब डालो आओ बाकी क्रांति। जिसे अपन बिठोड़ा की क्रांति भी कह सकते हैं, है ना। क्योंकि आउवा तो कुशाल सिंह चंपावत इनके साथ मिल जाते हैं और उनके साथ लगभग खुद की सेना मिलाकर, और ये जो अन्य सैनिक थे जो एरनपुरा से उधर से आ रहे थे, सबको मिलाकर लगभग उनके पास 6000 की एक मजबूत सेना हो जाती है। और उनके पास जो अंग्रेजों अधिकारियों, अंग्रेज सेना से लूटे बहुत बड़े बड़े हथियार, तोपे, सबों को साथ में लेकर वो आगे की तरफ बढ़ देते हैं। और बढ़ते हुए जैसी वो आउवा क्रांति में मजबूत तरीके से सबका सपोर्ट मिल जाता है, सब साथ आ जाते हैं, कुशाल सिंह चंपावत इनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं और फिर सब मिलकर किधर की तरफ से चलेंगे? वही दिल्ली की तरफ चलेंगे, है ना। तो जैसे इस बात की खबर जोधपुर पहुंचती है, तो जोधपुर पहुंचती है ऊपर तक कर्नल लॉकेट को पता चलती है, सबको जब ये चीजें पता चलती हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि आउवा में एक बड़ी सेना जुटने लगी है और मजबूत जैसे दिल्ली में जुट रही थी, अब आउवा में और आसपास के सैनिक भी आकर उनसे मिल रहे हैं और जुट रहे हैं, और जिसका नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत कर रहे हैं। जैसे ये बात एजी को पता चलती है, लॉकेट साहब को पता चलती है, तो लॉकेट साहब फौरन इस बात की खबर जोधपुर भेजते हैं और जोधपुर से कहते हैं कि आप इनका
कुछ तो करो, आप इनका कुछ तो करो, क्योंकि जो जोधपुर आउवा था, ये जोधपुर के नियर पास में पड़ रहा था थोड़ा सा, तो जोधपुर की सेना के वहां पहुंच थोड़ी सी आसानी थी। तो जोधपुर से वो बोलते हैं कि आप इन जो भी सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई करो। और जोधपुर से कहकर, क्योंकि लॉकेट साहब थे, खास बात ये थी, जब उस समय एक क्रांति हो रही थी तो गर्मियों के दिनों में लॉकेट साहब जो एजीजी होते थे, उनका जो ऑफिस होता था वो अजमेर से ट्रांसफर होते हुए कहाँ हो जाता था, सिरोही। कब? गर्मियों में। कब? गर्मियों में। कहां से? अजमेर से। भाई केंद्र शासित इनका मेन ऑफिस तो इन्होंने अजमेर बना रखा था, लेकिन जैसे गर्मियां आती तो अपने ऑफिस को कहाँ ट्रांसफर कर लेते, सिरोही में भी ट्रांसफर कर लेते। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंड होती है थोड़ी सी, है ना। सिरोही में ग्रीष्मकालीन जो गर्मी होती थी उससे तपन से बचने के लिए, क्योंकि राजस्थान की जो गर्मी है वो थोड़ी सी बहुत और राज्यों की बजाय थोड़ी तेज मानी जाती है, तो उस गर्मी से बचने के लिए अजमेर से कहाँ चले जाते थे, सिरोही चले जाते थे। और जब जब 1857 क्रांति जब मई में और जून में चल रही थी, तो इनके साहब नवाब लॉकेट साहब सिरोही में थे, अब तक पहुंचे नहीं थे, तो पूरा वहीं से जितना हो सक रहा था संभाल रहे थे अजमेर को, सब जगह को। शायद ये अजमेर होते तो कुछ ज्यादा कंट्रोल कर पाते, लेकिन उस समय कहाँ थे, सिरोही थी। सिरोही से रास्ते में आ ही रहे थे, जैसे इनको खबर लगती है कि आउवा में बहुत सारे सैनिक इकट्ठा हो चुके हैं और उनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, कुशाल सिंह चंपावत उनका क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, है ना। अब जैसे ये खबर पहुंचती है कि कुशाल सिंह के साथ बहुत सारे सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। फिर एजीजी साहब अपना मैसेज किसको कन्वे करते हैं, ये बात जैसे एजीजी को पता चलती है, और ये बात जोधपुर से बोलते हैं, है ना। और जोधपुर फिर अपने ओमकार सिंह किलेदार के साथ एक बहुत बड़ी सेना भेजती है, और उस सेना के साथ में एक कैप्टन हितकोट भी था, है ना। और वो सेना आती है और कुशाल सिंह चंपावत के आक्रमण होता है, कुशाल सिंह चंपावत को रोकने की कोशिश करती है, और वो जब रुकती है तो इनकी मुठभेड़ होती है बिठोड़ा में। कहां पर? बिठोड़ा में इनकी मुलाकात होती है जोधपुर की सेना और कुशाल सिंह चंपावत में, और इनमें बिठोड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बिठोड़ा का युद्ध। और ये होता है 8 सितंबर 1857 को। कब होता है? 8 सितंबर 1857 को। कहां पर होता है? बिठोड़ा में। किस किस के मध्य होता है? कुशाल सिंह चंपावत अपन दोनों तरह से कर सकते हैं, कैप्टन हितकोट प्लस ओकार सिंह। ओकार सिंह जोधपुर का किलेदार था, ओकार सिंह पवार पूरा नाम था। ओकार सिंह, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, और अच्छे खासे युद्ध में किसको सफलता मिलती है? कुशाल सिंह चंपावत को। क्योंकि जो विद्रोही थे वो जोश में उभरे हुए थे, मजबूत तरीके से लड़े, और जोधपुर से जो सेना आती है यहाँ लड़ती है, उनको बहुत बुरी तरीके से कुशाल सिंह चंपावत हराकर पीछे भेज देते हैं। किसको? कैप्टन हितकोट और ओमकार सिंह को बुरी तरह से हराकर वापस भेज देते हैं। एक और थे इनके साथ में कुशाल सिंह सिंघवी, है ना। वो खैर और भी सेनापति थे उनके जोधपुर के, वो सब थे, उनको जोधपुर की सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है। उस साथ में कौन थे? अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हीथकोट भी इनके साथ में थे, और बुरी तरीके से पिठोड़ा का युद्ध में अंग्रेज अधिकारियों को या जोधपुर की सेना को हार का सामना करना पड़ता है, और कुशाल सिंह चंपावत ये पहला युद्ध जीत जाते हैं, जिसमें ओमकार सिंह की तो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो, मतलब कह सकते हैं कि युद्ध में वो उनकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, मारे जाते हैं युद्ध में, है ना। तो कुशाल सिंह चंपावत जैसे ही पहला युद्ध जीतते हैं तो इनमें जोश थोड़ा सा और बढ़ जाता है ना। भाई कहाँ की सेना आई, सबको इकट्ठा किया, सबको सपोर्ट करने के लिए लिया, खुद की सेना लगाई, खुद की पे सपोर्टर लगाए, आसपास के छोटे मोटे जागीरदारों को साथ में लिया, और फिर अंग्रेजों को विरोध करने के लिए चल गए। और उसमें जोधपुर की सेना अटक रही तो उसको बुरी तरह हराकर इन्होंने जोधपुर और अंग्रेजों की सेना को हराकर पीछे भेज दिया। और पहले युद्ध में किसने सफलता प्राप्त की? कुशाल सिंह चंपावत में, है ना। तो आउवा की क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? बिठोड़ा से शुरुआत मानी जाती है। आउवा की क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत आउवा के ही सामंत थे, यहीं से वो नेतृत्व कर रहे थे। बाद में जाकर के आउवा का युद्ध होता है सबसे लास्ट में। अभी किसका युद्ध हुआ? बिठोड़ा का युद्ध होता है। फिर चेलावास का युद्ध होता है, चेलावास में भी वही बुरी तरह उनको, मैं अभी एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगा, है ना। बिठोड़ा के युद्ध में किसकी जीत हो जाती है?
कुशाल सिंह चंपावत की। अब यहाँ से जैसे जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ये बातें ऊपर तक पहुंच जाती हैं, लॉकेट से लेकर गवर्नर जनरल तक जब ये बातें पहुंचती हैं, कर्नल कैनिंग तक ये बातें पहुंचती हैं, तो और बड़ी सेना, अब खुद अंग्रेज अपनी एक बहुत बड़ी सेना लेकर कुशाल सिंह चंपावत से लड़ने के लिए आते हैं, है ना। और ये अब युद्ध होता है कर्नल लॉकेट कौन थे उसमें, कैप्टन लॉकेट कौन थे, एजीजी, है ना। और उदयपुर के कौन थे, सॉबर्स, है ना। पर सॉबर्स नहीं आए, यहाँ जोधपुर इनके पास पड़ रहा था, है ना। तो मैक मोसेन, कौन आए, मैक मोसेन, हाँ जोधपुर का, है ना। लॉकेट और मोसेन एक बड़ी सेना लेकर कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध आते हैं, और ये युद्ध होता है चेलावास में। कहाँ युद्ध होता है ये, चेलावास नामक जगह पर ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी बुरी तरीके से अंग्रेज सेना को हार का सामना करना पड़ता है, जिसमें मैक मोसेन युद्ध में मारे जाते हैं, और कुशाल सिंह चंपावत फिर दूसरा युद्ध जीतते हुए अपनी गति को और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब सोचो, आप लगातार दो युद्ध जो में राजस्थान के एजीजी खुद युद्ध करने के लिए आया, और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोहसेन था, बहुत बड़ी सेना लेकर ये युद्ध के लिए आए, लेकिन इनका जोश उस समय और बढ़ चुका था, क्योंकि बिठौड़ा का युद्ध जीते, बिठौड़ा का युद्ध जीतते आधे बढ़ते जोधपुर के सैनिकों को मिलाकर आसपास के, जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, आस साथ जो आसपास के एरिया के जागीरदार थे वो भी इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे थे। छोटे मोटे बहुत सारे जागीरदार इन्होंने इनका साथ दिया, तो अपन लास्ट में लिख लेंगे कि इन्होंने इनका साथ दिया था, वो सब इनके साथ जुड़ते जा रहे थे। तो बिठौड़ा का युद्ध जीता, और कुशाल चेलावास का लगातार दो युद्ध जीतकर अंग्रेजों को नीचे से लेकर ऊपर तक राजस्थान में उनकी हालत पतली कर देते एक तरीके से। उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत हालत नाजुक हो जाती है। तुरंत ये बातें जब कैनिंग को होती है, तो कैप्टन कैनिंग एक बहुत बड़ी सेना लेकर फिर उसमें कुशाल सिंह चंपावत को पकड़ने के लिए आगे भेजते। फिर अपन अभी यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन जो लॉर्ड कैनिंग जो सेना लेकर भेजेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैक मॉसन उनका पॉलिटिकल एजेंट मारा जा चुका था, है ना। और साथ में लॉकेट होते हुए, मतलब एजीजी साथ में थे, और पॉलिटिकल एजेंट मारा जाता है। तो ये एक अंग्रेजों को बहुत बड़ी धक्का लगा था, कि पहले तो जोधपुर और अंग्रेज दोनों की सेना लगा हराई थी, लेकिन अब प्योर तरीके से लॉकेट और मोशन एक बड़ी सेना लेकर जब इन्होंने कुछ किया, तो उसको भी एक बहुत बड़ी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। कहाँ पर, चेलावास में। और ये युद्ध होता है 18 सितंबर को, कितना 10 दिन बाद ही, कब, 18 सितंबर को ये युद्ध चेलावास का युद्ध होता है। इस तरह दो युद्धों में कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों को पूरी तरीके से विफल करते हुए बैकफुट पर धकेल देते हैं, है ना। तो ये कुशाल सिंह चंपावत ने एक अपना अलग ऑरा दिखाया था, औरों की तरह से थोड़ा हटकर सैनिकों का नेतृत्व किया और आगे बढ़े। एक सामंत होते हुए अपने ना राजा की परवाह की, ना किसी और की परवाह की, ना अंग्रेजों की, और एक आम विद्रोही या जो देश की क्रांतिकारी कह सकते हो या चाहे सैनिक कह सकते हो, उनका साथ देते हुए आगे बढ़े। खैर, इनके इससे उनको बहुत बाद में प्रॉब्लम आने वाली होती है। खैर, पर सबसे बड़ी बात थी, ये सामंत थे और मजबूत सामंत थे, तो इनको इतनी तरीके से इतनी आसानी से ये भी नहीं कि इनको दबाया जा सके या इनको कोई फांसी दी जा सके। खैर, इनके खिलाफ केस भी होते हैं, सुनवाई भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन लास्ट में कुशाल सिंह चंपावत को बरी कर देते हैं। खैर, अब वो कहानी पे आगे आएंगे अपन। अभी अपन कौन सी युद्ध देख रहे हैं, बिठौड़ा का युद्ध, है ना। इन सब चीजों को भूल जाओ, अब आ जाओ बस बिठौड़ा के युद्ध पर। फिर से और आ जाएगी, नहीं समझ आया हो तो एक बार अपन और देख लेंगे इसको। आप इसे बिठौड़ा की क्रांति कह सकते हो, बिठौड़ा का युद्ध भी कह सकते हो। और इसमें ये मत देखना कहीं बिथौड़ा लिखा हुआ है, कहीं बिठौड़ा लिखा हुआ है ना। ये नाम में तुम्हें अलग अलग देखने को मिल सकता है। बिठौड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है ना। और ये युद्ध होता है कैप्टन हीथकॉट, है ना, ओंकार सिंह पवार, प्लस कुशलराज सिंह भी,
है ना। जैसे मैंने बताया कि भाई जब चंपावा में बहुत सारे सैनिक इकट्ठे हुए हुए थे और इसकी खबर किसको पहुंची, एजीजी को ये बात पता चली कि आउवा में बहुत सारे सैनिकों को लेकर कुशाल सिंह चंपावत इकट्ठा हो चुका है और वहां पर बहुत बड़े सैनिकों का जमावड़ा हो रहा है। जैसे ये बात किसको पता चलती है, एजीजी को पता चलती है, लॉकेट को पता चलती है, और ये वो किससे बोलता है, जोधपुर के महाराजा से बोलता है ना। किससे बोलता है, जोधपुर के महाराजा से ये बात बोलता है कि आप जाइए और किसको कंट्रोल करिए, आउवा के कुशाल सिंह चंपावत को आप कंट्रोल करिए। और फिर जोधपुर के राजा इनको भेजते हैं, है ना। कहाँ भेजते हैं, कुशाल सिंह चंपावत से लड़ने के लिए, है ना। अब ये युद्ध फिर किन किन का युद्ध होता है, कैप्टन हितकौर, ओंकार सिंह और कुशल राज सिंह भी, ये किसने भेजे, जोधपुर की तरफ से लड़ने के लिए आते हैं, है ना। एक तरीके से बनाम कुशाल सिंह चंपावत। है ना। और इसमें जोधपुर के ओंकार सिंह मारे जाते हैं तथा कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। इसमें विजय कुशाल सिंह चंपावत को प्राप्त होती है। कौन से युद्ध में, बिठौड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत को प्राप्त होती है। इसमें विजय कुशाल सिंह चंपावत को प्राप्त होती है तथा ओंकार सिंह, जो जोधपुर किले के किलेदार थे, ओंकार सिंह पवार मारे जाते हैं। ओंकार सिंह पवार मारे जाते हैं। मैं फिर से कह देता हूँ कि जैसे एरोनपुरा के जो तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खां ने क्रांति की, वहां से क्रांतियों में साथ में बंगाल के सैनिकों ने भी भाग लिया और इसलिए उसे पूर्वीय की क्रांति कहा गया। और एरोनपुरा से जितने भी सैनिक सब होते हुए खा चलते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और नारा देते हैं, चलो दिल्ली मारो भंगी। और जब दिल्ली जा रहे होते हैं तो रास्ते में खेड़वा नामक स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत से इनकी भेंट होती है और कुशाल सिंह चंपावत के साथ ये फिर हो लेते हैं। कुशाल सिंह चंपावत इन्हें अपने आउवा लेके जाते हैं और इनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ही कुशाल सिंह चंपावत इनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं तो सारे सैनिक कहाँ जमा हो जाते हैं, आउवा में जमा हो जाते हैं। ये बात जैसे ही एजीजी को लॉकेट को पता चलती है तो वो जोधपुर को कहता है कि जाइए आप इनको रोकिए। और फिर जोधपुर नरेश कैप्टन हितकौर, ओंकार सिंह पवार और कुशल सिंह सिंघवी को इनसे लड़ने के लिए भेजता है। और फिर बिठौड़ा नामक जगह पर इन तीनों और कुशाल सिंह चंपावत में एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें विजय किसको प्राप्त होती है, जिसमें विजय कुशाल सिंह चंपावत को प्राप्त होती है। और कौन मारा जाता है, जिसमें ओंकार सिंह युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये जोधपुर के किलेदार थे वैसे ओंकार सिंह। लिख लिया सर। लिख लिया, ओके। समझ तो आ रहा है ना सोनू, सोनू। हाँ सर। हाँ सर। है ना, इधर लिख लो पिठौड़ा का युद्ध कब हुआ, 8 सितंबर। अब चेला वहां से खाएगा, 18 सितंबर, है ना। तो बिठौड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत
को एक बहुत बड़ी सफलता मिलती है। पहले युद्ध में वो बहुत आसानी से जीत जाते हैं और जोधपुर की सेना को पीछे धकेलने के लिए मजबूर कर देते हैं, है ना। अब डालिए चेलावास का युद्ध। ये होता है 18 सितंबर 1857 को। जैसे ये खबर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पता चलती है कि जोधपुर की सेना की भयंकर हार हुई है, और जिसमें कैप्टन हिथकॉट भी शामिल थे, और कुशाल सिंह पहला युद्ध जीत चुका है। जैसे ये खबर लॉकेट को पता चलती है, तो एजीजी, जो राजस्थान के उस समय एजीजी थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉकेट सॉरी लॉरेंस, वो खुद मैदान में आते हैं और इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और साथ में कौन थे? मैकमोसेन, है ना। ये कौन थे? मैकमोसेन कौन थे? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, है ना। तो चेलापास का युद्ध होता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो राजस्थान के समय एजीजी थे, प्लस मैकमोसेन, है ना। ये मैकमोसेन कौन थे? जोधपुर के थे, जोधपुर के पीए थे। और ये कौन थे? राजस्थान के एजीजी थे, है ना। किसमें? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत में कौन कौन? लॉरेंस और मैकमोसेन के साथ में फिर ये दोनों मिलकर लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन इसमें भी कुशाल सिंह जीत गया और मैकमोसेन मारा गया। मैकमोसेन को एक नाम और था, सॉरी, जो कुशाल सिंह था, इसको एक तरीके से इनका थोड़ा कलर सांवला था, है ना। थोड़े से कलर के बहुत ज्यादा सांवले काले कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो काला था, और वो मैकमोसेन कौन था? गोरा था, है ना। और उस मैकमोसेन की जब युद्ध में मारा जाता है, तो उस युद्ध के बाद इनका ये कहा जाता है कि ये युद्ध तो काले और गोरे का युद्ध था। किसका? काले और गोरे का युद्ध था। तो इस युद्ध, काले और गोरे का युद्ध किसको जाना जाता है? चेलावास के युद्ध को, है ना। और जिसमें काला कौन था? कुशाल सिंह चंपावत, और मैकमोसेन गोरा, है ना। इसमें भी कुशाल सिंह को विजय प्राप्त होती है। है ना। इसमें भी कुशाल सिंह को विजय प्राप्त होती है तथा मैकमोसेन मारे जाते हैं। जैसे ही भाई साहब इस युद्ध को जीतते और मैकमोहन मारे जाते हैं, तो पूरे इंडिया में कुशाल सिंह चंपावत के चर्चा हो जाते हैं। कर्नल जो लॉर्ड कैनिंग था, उस तक ये बातें पहुंचती हैं, तो वो भी एकदम इस बात के लिए बहुत घबरा जाते हैं कि जो लगातार युद्धों को तेजी से जीतता हुआ, तो बड़े बड़े युद्ध जीतता है और आगे बढ़ता जाता है, जिसमें खुद एजीजी भी शामिल थे, मैकमोहन शामिल थे, तब भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। और कुशाल सिंह चंपावत एक छोटी सी सेना को लेते हुए बिना सीमित संसाधनों से लगातार अंग्रेजों की दो बड़ी युद्धों में बड़ी बड़ी सेनाओं को हराकर आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। इसमें एक और लिख लीजिए, इस युद्ध को काले और गोरे का युद्ध कहा गया है। पूछा गया काले व गोरे का युद्ध कौन सा था? काले व गोरे का युद्ध कहा गया है। कौन सा युद्ध कहा गया है? काले व गोरे का युद्ध। किन किसके? कुशाल सिंह चंपावत और मैकमोहन के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसको।
सोनू कंटिन्यू करें आगे या बहुत आज के लिए? देख लो सर आप अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से नहीं, आप बताओ, मैं तो करा दूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ आप आज, और लोग गए हुए हैं तो। रहने दो सर फिर। हैं? मुझे कुछ नहीं, मैं रहने तो दो आगे फिर। और बढ़ा दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ अब थोड़ा सा इतना बहुत करा दिया, अब ऐसे भी नहीं रुका जाता कि कोई आए नहीं आए। खैर, कोमल और सानिया दोनों गायब है, कल तो वो तो थी ही। अन्नू, आप भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सोनू, बहुत आज के लिए लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, कुछ अभी पूछना हो तो अभी पूछ सकते हो। नहीं सर। ओके। कौन चार गायब है आज? हैं? यार धूप होना अपने पास टोटल 8 बालक है।